नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी अकी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। जैसे पेपर्स में क्वेश्चन दिए गए हैं वैसे ही एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सॉल्व करिए और अच्छे से इन क्वेश्चंस को तैयार करते हुए चलिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए 9 केजी में से 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन बेस्ड है। 9 केजी को हम 9000 ग्राम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। उसी प्रकार से 7 केजी को 7000 और यहाँ पे 7 ग्राम है, तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसको घटा देंगे, 10 में से 7 गया, 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे भी 9 बचा और यहाँ 8 बचा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, इतना आया, इतना ग्राम निकला है। तो आंसर देखिए यहाँ पे केजी में दिया गया है, तो इसका मतलब 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे आंसर हो गया 1.993 केजी। बहुत ही सिंपल सा था, लेकिन 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है मैथ में, तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लगेगा ये देखने में, लेकिन ये अगर हम ट्रिक से सॉल्व करें तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एसएससी में आमतौर पे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उसी ट्रिक का मैं इस्तेमाल आज यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखिएगा। सीटेट का बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीटेट वाले बहुत पूछते हैं, तो इसके मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो 100 के गुणनखंड की संख्या कितनी है ये पूछ रहा है, तो हम पहले बात तो 100 को इस संख्या में ब्रेक कर लेंगे कि बाकी जो संख्या कोई और फिर ब्रेक करने की ज़रूरत ना पड़े। मान लो हमने 100 को 10 गुणे 10 में ब्रेक किया, फिर 10 गुणे 10 को ब्रेक किया, 5 इंटू 2, फिर 5 इंटू 2। ठीक है, अब ये संख्या ब्रेक नहीं हो सकती किसी भी रूप में, तो हमें किसी भी संख्या का इसी रूप में ब्रेक करना है कि वो संख्या अब फिर बाद में ब्रेक ना किया जा सके। अब देखिए यहाँ पे 5 जो है, 5 संख्या 2 बार है, तो 5 इंटू 2 कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 2 संख्या 2 बार आ रही है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 2/2 कर दीजिए। अब सिंपल सा करना है कि जो आपको पावर दी गई है उसका जस्ट अगला, उसकी जस्ट नेक्स्ट संख्या को मल्टीप्लीकेशन करना है। मतलब यहाँ पे 2 की जगह 3 लिखना है और 2 की जगह 3 लिखना है, तो यहाँ पे आंसर हो गया 3 इंटू 3 9। आंसर हो गया 9। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर हो गया 9। बात यहाँ समझ गए। सेम क्वेश्चन है, फिर से आप एक बार देखिए, 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो 42 को किस संख्या में तोड़ दीजिए कि दोबारा वो संख्या टूटे ना, तो 7 छंग 42 ऐसे कर सकते हैं, और 6 संख्या अभी टूट सकती है, तो 7 इंटू 3 इंटू 2 कर सकते हैं। अब ये संख्या ब्रेक नहीं हो सकती, तो 7 की पावर 1 दी हुई है क्योंकि कोई भी संख्या नहीं है। इसी प्रकार से 3 की पावर 1 है, अगर 3 और भी होते तो उसकी पावर जुड़ती जाती। 2 की पावर 1 है, जैसा कि मैंने कहा पावर में जो भी है उसकी अगली संख्या लिख दीजिए। पावर में 1 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर हो गया 8। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। बहुत ही आसान था। अच्छा, सेम क्वेश्चन अगर से पूछे कि मान लीजिए 7 इंटू 6 किया मैंने, 42 किया, 7 इंटू 3 इंटू 2 किया। अगर आपसे ये पूछे कि 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है और 42 के गुणनखंडों में विषम संख्याओं की जो है संख्या कितनी है, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर विषम संख्या की पूछे तो ये देखिए 2 एक सम संख्या है, तो इसको काट दीजिएगा। सिर्फ केवल 7 इंटू 1, 3 इंटू 1, यहाँ पे अगली संख्या 2 है और 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4। और इसी प्रकार से अगर आपसे पूछे गया कि 42 के गुणनखंडों में सम संख्या कितनी है, तो 7 इंटू 3 इंटू 6 कर रखा था, तो विषम संख्या को काट देना। यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 1 थी, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि पावर की अगली संख्या आपको अब लिखनी होती है। तो यहाँ पे बात समझ गए, बस इसके अलावा और इसमें कोई भी चीज़ यूनिक टाइप का कुछ बात नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो रचनात्मक आकलन जैसे क्या होता है,
जहाँ पे बच्चा स्वयं से चीज़ों को करने की कोशिश करता है ना, अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढने का प्रयास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये विद्यार्थियों की भ्रांतियों को पहचानने में सहायता करता है। तो रचनात्मक आकलन जो होता है ये बच्चों की गलतियों को पहचानने में सहायता करता है। ये बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे गलत ढूंढना है आंसर, कम उपयुक्त वाला। ये संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है, जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। निर्देशात्मक क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को जांचता है। बिल्कुल, मूल्यांकन इसीलिए करते हैं ताकि बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है इसके बारे में जांचा जा सके। विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ की पहचान करना जो है इसका रहता है। तो यहाँ पे जो कि फोर्थ का आंसर जो है आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, और ये सीटेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं फिर से कहूंगा ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है उसको क्या कहते हैं। अब बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है, लेकिन 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, सभी एक त्रिभुज हमें पता है कि 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। विषम बाहु इसको कहेंगे, जो अलग अलग भुजाओं से बना है वो है विषम बाहु। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, भाषा ही है। हाई स्कूल इंटर में तो इतना तो बेसिक पढ़ाई होगा। अगर समकोण होता तो 90 डिग्री होता, एक एंगल 90 डिग्री होता। समबाहु होता जिसकी समान सभी भुजाएं समान होती, तीनों भुजाएं समान होती। समद्विबाहु में जो है जिसकी 2 भुजाएं समान होती है, समझ गए, तो 2 भुजाएं इसमें समान हो जाती है, उसको समद्विबाहु कहते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे ए। 2001 के पूर्ववर्ती और 4781 के अनुवर्ती का गुणनफल है। तो देखिए, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती क्या होता है। पूर्ववर्ती मतलब उस संख्या के पहले का नंबर क्या है, और अनुवर्ती मतलब होता है उस संख्या के बाद का। गुणनफल निकालना है तो 201 का जो पूर्ववर्ती संख्या होगी वो 200 होगी। उसी प्रकार से 7781 की जो अनुवर्ती संख्या होगी वो 4782 होगी। इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहाँ पे 2 2 4 16 15 4 2 8 9 और यहाँ पे 2 0 0। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत ही आसान था। ध्यान रखिएगा, ये अनुवर्ती और पूर्ववर्ती वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा दोबारा, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा अपने ध्यान में। ठीक है, सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। तो देखिए, यहां पे खुद बता रहा है कि विशेषताओं के आधार पर, गुणों के आधार पर आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। तो मतलब यहां पे आंसर हो गया वर्गीकरण। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। 7वें का आंसर सी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि। तो भाग वाली समस्याओं की समस्या को हल करने में कठिनाई आती है, इसकी मूल वजह क्या होगी। इसकी वो वजह जो होती है वो है भाग की समस्याओं का दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई अनौपचारिक जो है विधि नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जो समस्या आती है वो ये है कि भाग की समस्याओं को हल करने के लिए विद्यार्थी जोड़ घटा गुणा जो है सही से नहीं कर पाता है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है। मैं 2023 का रेफरेंस दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि यहाँ से मैंने क्वेश्चन जो है उठाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैस्मीन ने कहा है एक आयत में विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समानांतर होते हैं और एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समानांतर होते हैं। उसी प्रकार से एक समानांतर चतुर्भुज में भी सेम यही चीज होते हैं, इसलिए आयत और वर्ग दोनों ही समानांतर चतुर्भुज होते हैं। ये वैन हीले के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के स्तर है। मैंने कल ही वैन हीले का जो है सिद्धांत जो है आपको बताया है पूरा कंप्लीट। अब आप बताइए कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये वैन हीले के सिद्धांत में से हमने बताया था कि 5 चरण होते हैं। 5 चरणों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। पहला चरण जो होता है वो दृष्टिकरण होता है, जिसमें आपको बच्चे के सिर्फ आकृतियों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद जो अगला चरण होता है वो एनालिसिस वाला होता है, विश्लेषण। तो आंसर हो गया यहाँ पे 9 का डी होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ केवल
इसमें चित्रों के पहचान के साथ साथ चित्रों के गुणों के संबंध को भी देखा जाता है। जैसे एक वर्ग में भी विपरीत भुजाएं होती के दो युग्म समानांतर होते हैं, संबंध की बात नहीं हो रही है, सिर्फ गुणों की बात हो रही है। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट, 8 मीटर लंबे, 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से 2 मीटर, 35 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, बस चूंकि मीटर सेंटीमीटर में दिया रहता है तो कई लोगों को लगता है कि बहुत है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 8 मीटर को हम 800 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। हमने लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के हिसाब से हम आयतन निकाल लेंगे, तो 70 सेंटीमीटर हो गया इंटू 40 सेंटीमीटर हो गया। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 8 चौको 32 और 32 इंटू 8, 8 2 16 और 24, 7 चौक 28 और 8, ये क्या कर रहा हूं मैं, 2 4, 7 चौक 28, ठीक है 224 हो गया। यहाँ पे डबल ज़ीरो, यहाँ से डबल ज़ीरो उठाया तो कुल मिला के ये सेंटीमीटर निकलेगा। अब आ जाते हैं नीचे, 2 मीटर को हम भी 200 मीटर लिख सकते हैं इंटू 35 इंटू 8, फिर इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये निकल आया। तो दो ये संख्या निकली और ये संख्या निकली। तो आइए बस सिर्फ केवल जो है पट्टे की संख्या अगर निकालनी है तो इनको डिवाइड कर देंगे। 2 2 4 00 और 00 निकला था बाई 6 000। इसको जो है 40 आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। कितना सिंपल सा था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। किस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है? तो संस्मरण और गहन रूप से एल्गोरिदम को बढ़ावा देना, इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, या फिर गणितीय तर्क विचार को ध्यान देने के सही उत्तरों के लिए एकमत अधिकारी बनाना। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी, केवल सही जवाब होगा। ठीक है, बच्चों के अंदर गणितीय जो है तर्क जो है विकसित करना है। बच्चों के अंदर गणित को लेकर के जो डर होता है उसको हटाना है। चिंतन जो है, लॉजिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर पैदा करना है। अमूर्त सोच का बनाना है, मूर्त और अमूर्त दोनों सोच का जो है बनाना है। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही यूनिक तरीके से इसे कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है, बस देखने में ये बहुत सा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है। 6 मेल और 8 फीमेल मिलकर एक कार को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो 6 मेल, देखिए जगह बहुत कम है इसलिए कोशिश करिएगा थोड़ा सा आप लोग कॉपी पेन यूज कर लीजिए। 10 दिन में पूरा करते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद सेम उसी कार को 13 मेल और 24 फीमेल 14 दिन में पूरा करते हैं। तो अगर हम इसको या तो मेल में कन्वर्ट कर लें या तो टोटल फीमेल में कन्वर्ट कर लें, तो यहाँ पे 60 मेल प्लस 80 फीमेल इज इक्वल टू, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 नहीं है, यहाँ पे 4 दिन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बड़ी हो जाती। 54 हो गया, 52 हो गया, प्लस जो है 96 हो गया। ये फीमेल है, ये मेल है, इन दोनों को एक जगह ले आएंगे तो ये 52 को यहाँ से कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 8 मेल हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा तो 16 फीमेल हो जाएगी। 8 दूनी 16, तो 1 मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल के बराबर काम हो रहा है यहाँ पे। तो 1 मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल, इतना याद रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि 15 मेल और 20 फीमेल को उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब सेम चीज़ को मैं फिर से दोहराऊंगा। तो यहाँ पे 6 मेल, किसी एक पॉइंट्स को ले लेंगे। तो हमने पहले वाले को ले लिया, मेल प्लस 8 फीमेल, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी। 10 से मल्टीप्लिकेशन है, इज इक्वल टू 15 मेल प्लस 20 फीमेल इंटू कितने दिन काम करेंगे, डी। बात समझ गए।
अब यहाँ पे हमने कहा था 1 मेल इज इक्वल टू 2 फीमेल है, तो यहाँ पे मेल की जगह फीमेल रख देंगे, तो 6 दूनी 12 फीमेल हो गया प्लस 8 फीमेल हो गया इंटू 10 इज इक्वल टू सेम यही चीज़ करेंगे तो वहाँ पे 30 फीमेल हो गया प्लस 20 फीमेल हो गया। और डी, बात यहाँ समझ गए, सबको एक दूसरे की तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे फीमेल को फीमेल की तरफ से कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। एक 120 फीमेल प्लस 80, तो ये हो गया 200। इसी प्रकार से इधर हो गया 50D, तो हम इसको करते हैं 200 फीमेल प्लस 5 200 फीमेल, ठीक है। बस लिखते जाओ और उसको एक बार ध्यान रखना कि मैंने क्या लिखा है। 50D बहुत बड़े कैलकुलेशन में ऐसा ही होता है। तो D इज इक्वल टू, जो डेज निकालना है हमें, 200/50, 5 दूनी चौको 20, 4, आंसर हो गया 4। कितना सिंपल था, कैलकुलेशन सिर्फ केवल बड़ा ही है देखने में, बाकी ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। एक बार नोट ज़रूर कर लेना, मैं फिर से कहूँगा ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और इसको ये सोच करके मिस मत कर देना, छोड़ मत देना कि अरे पता नहीं क्या लिखा है सर ने, क्या लिख दिया, क्या करा दिया। थोड़ा सा स्लो मोशन में आराम से धीरे धीरे अपनी एक कॉपी पेन में उठा करके जो मैंने लिखा है बस केवल उतना लिख लीजिए साफ सुथरा, आप अपने आप समझ जाएंगे कि मैंने क्या कैलकुलेट किया है, ठीक है। इतना बेसिक जो आपको सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो कर आता होगा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमरे के एक फर्श का परिमाप जो है 18 मीटर है। कमरे की जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा यदि उसकी ऊंचाई जो है 3 मीटर होगा। तो यहाँ पे देखिए, चारों दीवारों का जब क्षेत्रफल पूछे, क्वेश्चन जैसा दिया है वैसा पूछे, तो एक ही फॉर्मूला है। चारों दीवारों का जब क्षेत्रफल पूछा जाता है 2L + B × H, और L + B क्या होता है, ये होता है एक फर्श का परिमाप, एक कमरे का परिमाप। ये एक परिमाप है और परिमाप कितना दिया है 18, और यहाँ पे कितना दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, इसका मतलब है 3। 18 तियां कितना होता है, आंसर हो गया, तो 18 तियां 54 होता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर निकल आया है, बहुत ही 2 सेकंड में। याद रखिएगा, एक फर्श का परिमाप होता है 2L + B, जो लंबाई और चौड़ाई, L मतलब लंबाई प्लस B मतलब चौड़ाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, एक गणित के टीचर के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित जो है टीचरों को क्या परामर्श देंगे। तो अगर गणित के प्रदर्शन को सुधारना चाहते हैं तो संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे, तो यहाँ पे देंगे कि वर्ष के अंत में बच्चों के लिए उपचारी कक्षाओं की योजना तैयार करना है, ये परामर्श देंगे। या फिर घर पर ट्यूशन की सलाह देंगे, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे, नहीं। बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधिक ज्ञान के बीच के संबंध स्थापित करने में सहायता करना, बच्चों को उनके जो है तो आंसर यहाँ पे है, मुझे लगता है आंसर डी होना चाहिए, और मुझे लगता है आंसर ए भी होना चाहिए। अब समस्या ये है कि यहाँ पे बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे आने वाले जो टीचर हैं। तो एज अ शिक्षक के रूप में मैं कहूँगा कि बच्चों को उनके अवधारणा और कार्यविधिक ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायता करना। यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, आंसर ए राइट होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। मैं टीचर को यही सलाह दूंगा कि बच्चों के यार जो है उनको जो है प्रदर्शन सुधारना चाहते हो तो बच्चों को एक जो है छुट्टी के बाद या वर्ष के अंत में हो सकता है या क्लास के अंत में हो सकता है, दोनों ही बातें एक ही जैसी है। तो हम क्या बच्चों को जो है वो कमज़ोर बच्चों को थोड़ा से जो है क्लासेस जो है अरेंज करिए और उनके जो है डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करिए। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक खुला अंत वाला प्रश्न कौन सा है। तो ओपन जो है साइड जो है ओपन एंडेड जो है क्वेश्चंस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, ओपन एंडेड और जो है बंद वाला जिसे कहते हैं क्लोज्ड एंडेड। तो ओपन एंडेड में क्या होता है, क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कई प्रकार के दिए जा सकते हैं, है ना। बंद वाले में केवल सॉल्यूशन केवल एक होता है। जैसे ये 15वें का क्वेश्चन की बात करें तो ये एक बंद अंत वाला प्रश्न है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की बात करें
कि यहाँ पे खुला अंत पूछ रहा है, तो 15 गुणे को 3 से गुणा करने पर किस प्रकार से करेंगे? तो भैया 15 को 3 से गुणा एक ही तरीके से कर सकते हैं, 15 × 3, यही कर सकते हैं ना। कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल जो है 45 हो। 9 × 5 हो सकता है ना, और भी हो सकती हैं संख्याएं, तो इसको और भी संख्या 45 को और जो है कैसे कर सकते हैं, 15 × 3 हो गया, 15 3 45 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो गया 2, एक ऑप्शन तो नहीं था, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, जिसके कई उत्तर जो है संभावित उत्तर हो सकते हैं, कई उसके उत्तर का सुझाव दिया जा सकता है। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। तो आज का जो है मैथ पेडागोजी का जो है क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जो है 40 लाइक्स का टारगेट है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने जो टॉपिक दिया था वैन हिले मैथ पेडागोजी में, उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।